हेलो एस्पिरेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 1 की सेकंड शिफ्ट जो कि 7 फेब को हुआ था। उसकी सेकंड शिफ्ट के बारे में हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। सीडीपी के 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कुछ 30 क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। तो मूव करते हैं अब हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की तरफ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reason type है some children have characteristics that resemble their parents while others are markedly different from their parents। इन्होंने क्या बोला है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं कि बच्चे उनके जैसे दिखते हैं, मतलब हम बोलते हैं ना आप अपने पापा के जैसे दिखते हो, आप अपनी मम्मी के जैसे दिखते हो, तो कुछ अपने माँ पापा के जैसे दिखते हैं, उनकी तरह बिहेव करते हैं, बोलते हैं, लेकिन कुछ अलग होते हैं थोड़े, उनको मिलता जुलता नहीं होता, ना उनका नेचर मिलता है, ना उनके फादर से ना उसकी मदर से। तो कोई कहते हैं ना ये तो लगता ही नहीं तुम्हारा बच्चा है, तो मतलब ऐसे लगता है कि भाई तुम्हारा नेचर और इसका नेचर बहुत अलग है, वेरिएशंस है दोनों में। तो ये बात तो सही है, हो सकता है कि कुछ बच्चे मिलते हैं कुछ बच्चे नहीं मिलते, तो और असर्शन इज ट्रू। अब इसका रीज़न क्या बताया कि वर्किंग आउट हाउ मच ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक इज ड्यू टू नेचर और जीन्स एंड हाउ मच इज ड्यू टू नर्चर और इन्वायरमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू। कि इसने क्या बोला है कि जो हमें हमारा ये सब कुछ बच्चे के व्यवहार है, ये सब दो चीज़ों पे डिपेंड बताता था मैंने। ग्रोथ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। कि हमारे फादर से पेरेंट्स से हमें क्या मिला है, हेरिडिटी, और हमें इन्वायरमेंट सोसाइटी के थ्रू क्या मिला है, उसे बोलते हैं हम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसके बारे में बताता है, तो ये बात भी सही है। अब क्या बोला कि बच्चा, अब इसको फिर से पढ़ो, क्या बोला इसने कि बच्चा जो होते हैं कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हमारे नेचर के अंदर ग्रोथ में, डेवलपमेंट में दो चीज़ें काम आती है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। कि हमें फादर्स पेरेंट्स से जीन्स में क्या मिला है, एज वेल एज हम किस इन्वायरमेंट में, किस सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे तरीके से रह रहे हैं, ये दोनों ही हमें फ़र्क, हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में फ़र्क करते हैं, हमारे नेचर में फ़र्क लाते हैं। तो ये बात सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, सिंस बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन इज, चलो इसमें आपको 5 मिनट में आप सोचो कि क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। 5 मिनट आप सोचो, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से करके देखो। चलो अब बताएं हम, चलो हम करते हैं, अगर आपको आ गया तो बढ़िया, वेल एंड गुड। चलो करते हैं अब हम। डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन कैन बी प्रिडिक्टेड वेरी एक्यूरेटली। कि हम बच्चे के अंदर क्या डेवलपमेंट है उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं, नहीं ये बात गलत है। क्यों? जैसे कि एक बच्चा है, हम बोलते हैं कि एक बच्चा हमारे पास 10 महीने का चलने लग जाता है, उसके अंदर इतनी अच्छी कैपेबिलिटी होती है, 10 महीने का होते चलने लग जाता है। लेकिन एक बच्चा 1 साल का 12 महीने या 14 महीने में चलने लगता है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता जल्दी से। तो हम एक्यूरेटली थोड़ी बता सकते भाई 10 हो गए तो अब इसको चलना ही चलना है, 10 साल का होगा चलना है, नहीं। वो उसके डिपेंड करेगा कि उसको कैसा ग्रोथ हो रही है, कैसे वो कैसे उसको पेरेंट्स से जीन्स मिले हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, उसको स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, उसकी हेल्थ कैसी है, फिजिकल हेल्थ कैसी है, उन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हाँ थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते, प्रिडिक्टेबल है बट नॉट एक्यूरेटली। तो ये वर्ड याद रखना, एक्यूरेटली नहीं है, प्रिडिक्टेबल है, नॉट एक्यूरेटली। अगला क्या है, डेवलपमेंट इज अ सिंपल एंड यूनिटरी प्रोसेस। भाई नहीं, डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और यूनिटरी कैसे हो सकता है, वो तो मल्टी डायमेंशनल होता है, उसके अंदर हमारे सब कुछ आते हैं। क्या कहते हैं, PCSC, इसका क्या बताया था मैंने, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, चारों होते हैं इसके अंदर। तो ये तो क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अब अगला है, डेवलप कैन बी ऑलवेज बी मेजर प्रिसाइजली। कि डेवलपमेंट जो होते हैं उसको हमेशा मेजर कर सकते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट हमने क्या बोला था, क्वालिटी प्लस, हमने बताया था कि डेवलपमेंट जो होती है वो होती है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी होती है। कि जरूरी नहीं है हमारी क्वांटिटी जैसे कि वेट वगैरह इनको मेजर कर सकते हैं, नहीं। डेवलपमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी आती है जैसे कि हमारी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, ये एस्पेक्ट्स भी आते हैं जिन्हें मेजर नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंट को कैन बी मेजर प्रिसाइजली, नहीं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन गलत, सही बताया था। सोचते हैं, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। बात सही है कि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल होती है। कैसे, ये अब हम बात करते हैं। हमने पढ़ा था मल्टी डायमेंशनल होती है, PCSC होती है, इसके अंदर
अलग अलग डायमेंशंस को हम लिखते हैं। और डायरेक्शनल कैसे हो सकती है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा एक ही दिशा में होती है, कभी रैंडम भी होती है, ये कभी अप डाउन चलते रहते हैं लाइफ के अंदर। कोई अच्छे से सीख पाते हैं, कुछ मतलब कुछ बढ़ रहा है तो कुछ कम भी हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना, अच्छा बच्चे की हाइट बढ़ रही है तभी ये कमज़ोर होने लग रहा है, क्यों? क्योंकि उससे जब बच्चा ग्रोथ करता है तो उसकी और चीज़ों पे भी अफेक्ट पड़ता है थोड़ा बहुत। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज असर्शन रीजन अलग, फिर से असर्शन रीजन, भाई इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। असर्शन कहता है द एबिलिटी टू कंप्रीहेंड एंड स्पीक डिपेंड ऑन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ माउथ एंड ब्रेन। कि बच्चे की कंप्रीहेंड मतलब क्या बताया था? अंडरस्टैंड, समझने की जो शक्ति होती है, किसी चीज़ को कैसे समझना है। ठीक है, रुको मैं हाँ, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कम्प्रीहेंड, किसी चीज़ को समझने की या बोलने की जो उसकी एबिलिटी है वो डेवलप होती है, क्षमता जो होती है वो कैसे डेवलप होती है? फिजिकल डेवलपमेंट किसका होना चाहिए? माउथ एंड ब्रेन का। कि जब बच्चे के माउथ, मुंह और दिमाग का डेवलपमेंट होएगा तभी बच्चा समझ और बोल सकता है। बात सही है। जब तक बच्चे के अच्छे से दांत ना आएंगे, बच्चा क्या है, छोटा बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो बोलने लग जाता है। तो तब पहले तो हमारे ब्रेन की भी तो डेवलपमेंट होती है एज के साथ साथ। तो हमारी समझने और बोलने की जो एबिलिटी होती है वो हमारे माइंड और हमारे किसके ऊपर? स्पीच ऑर्गन्स, जैसे कि कौन कौन से हैं, माउथ, टंग, इन सब पे डिपेंड करती है। तो हम भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो 6 महीने का छोटा बच्चा होता है वो अलग अलग आवाज़ निकालता है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन और हमारे उसके जो माउथ ऑर्गन्स होते हैं ये अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। लेकिन वैसे अगर हम देखें 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, वो बोलने लग जाता है क्योंकि उसके डेवलपमेंट हो जाती है ब्रेन की। ठीक है। अब इमोशनल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू फिजिकल ग्रोथ, ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, हमारे जो भी 4 होते हैं PCSE, ये चारों क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एक में कोई फ़र्क पड़ता है तो हमारे दूसरे के अंदर भी कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा। तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1 की हमारे फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है वो क्या होती है? इसने क्योंकि पूछा है, क्योंकि जो हमारी समझने और बोलने की शक्ति होती है किसी चीज़ को, वो हमारे दिमाग और हमारे मुंह के जो डेवलपमेंट होती है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारी इमोशनल डेवलपमेंट जो होती है वो हमारे फिजिकल ग्रोथ से डिपेंड करती है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन कैन स्पीक 5-6 कोहेरेंट सेंटेंस एट। बच्चे जो होते हैं, मोस्टली बच्चे क्या कोहेरेंट वाक्य, अर्थपूर्ण, मतलब जिनमें कोई मीनिंग होता है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल सेंटेंसेस कब बोलने लग जाते हैं? भाई छोटे बच्चे देखे होंगे आपने कि 1 साल पर बोलने लग जाते हैं, या 3 साल, या 5 साल, या 7 साल। तो जब मैंने क्या बोला था कि 1 साल के बच्चे याद हो, तो मैंने बोला था सिर्फ वन वर्ड बोलते हैं, मम्मी पापा ये सब कुछ बोलते हैं। ठीक है। फिर 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे कहते हैं ना मैं खेलने जाऊँ, मतलब 3 साल के बच्चे को इतना जाता, अगर मुझे सी आई है, मुझे सुसु आई है, ऐसे बोलने लग जाता है, मुझे ये खिला दो, थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाते हैं 3 साल के बच्चे। 5 साल के बच्चे अपनी अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अपने वाक्यों को बोलने लग जाते हैं, उसको समझ आता है। हम 3 साल के बच्चे को स्कूल डालते हैं ना, तो स्कूल में अपनी बात को एक्सप्लेन करने लग जाता है, तो 4-5 सेंटेंस वो बोल सकते हैं। 7 साल का बच्चा तो आसानी से अपनी बात, अपने इमोशन सब कुछ रख सकता है। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 5th का आंसर नंबर 3। 3 साल का बच्चा कोहेरेंट सेंटेंस जो कि मीनिंगफुल वर्ड सेंटेंसेस होते हैं उन्हें बोलने लग जाता है। अब मूव करते हैं 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन में है कि एज पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा ग्रो करता है और लैंग्वेज कैसे डेवलप करती है। लेव वाइगोत्स्की ने हमें 3 टाइप की स्पीच दी थी, इनर स्पीच, साइलेंट स्पीच और प्राइवेट स्पीच।
ठीक है। तो सेल्फ सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक स्पीच। अब हम बोलते हैं इनर स्पीच। इनर स्पीच कहते हैं जो मन की आंतरिक बात होती है, ठीक है। इनर स्पीच टू एक्सटर्नल स्पीच जाते हैं नहीं। एक बच्चा पहले अपनी बातों को दूसरों के सामने रखता है, फिर वो बड़ा होता होता अपने मन तक रखता है, तो इनर स्पीच टू एक्सटर्नल नहीं जाता। इनर जो होता है वो सबसे लास्ट स्पीच होती है। प्राइवेट से ईगो सेंट्रिक नहीं जाता। ईगो सेंट्रिक स्पीच का मतलब क्या है, सिर्फ मैंने ये बोल दिया तो ये होना चाहिए, मैं अपनी मर्जी से करूँगा, मेरी मर्जी से सब चलेंगे, तो ये होती है हमारे पास ईगो सेंट्रिक स्पीच। लेकिन ये प्राइवेट स्पीच से ईगो सेंट्रिक थोड़ी जाती है, ये भी ऑप्शन गलत है। साइलेंट से थिंकिंग अलाउड नहीं। अब ये तुम ही खुद सोचो ना, खुद से अंदर सोचने से बाहर की तरफ निकालना, कोई स्पीच नहीं थी थिंकिंग अलाउड, तो ये भी गलत हो गया। थिंकिंग आउट लाउड टू इनर स्पीच, तेज बोलने से, अच्छा जैसे छोटा बच्चा होता है इसे हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, थिंकिंग आउट लाउड को प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। प्राइवेट से इनर स्पीच की तरफ जाता है, ये बात सही है। बच्चा जो होता है क्या करता है कि पहले क्या होता है, अच्छा अब ये करना है मुझे, अब ये करना है, ऐसे नहीं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे बोल बोल के करता है। फिर उसके बाद थोड़े दिन कहते हैं मन ही मन करते हैं, अच्छा मैं ये कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, मतलब मन में सोचना होता है, वो होती है इनर स्पीच। तो मतलब जब उसको बाहर वालों को ना पता चले उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और थिंकिंग आउट वो बाहर बोल बोल के कर रहा हो, लेकिन वो किसी और से नहीं बोल रहा, खुद अकेला बोल रहे हैं, तो वो हो जाती है थिंकिंग आउट लाउड, या बोल सकते हैं इसको प्राइवेट स्पीच। आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे की आई है भाई, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे बताया। डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, पढ़ते हैं क्या बताया है पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, कि ये 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस पे डिपेंड करता है, या 4 स्टेजेस पे करता है। कौन से थे क्वालिटेटिव, कि जिनके अंदर हमारी थिंकिंग क्वालिटी चेंज होती रहती है। कौन से थे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल, SPCF याद करवाए थे नहीं ट्रिक से, 4 होते हैं, ठीक है। 3 प्रोग्रेसिव लेवल होते नहीं, ये तो बात गलत है। रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एट 8 स्टेजेस, 8 स्टेजेस एरिक्सन ने दी थी। 3 प्रोग्रेसिव लेवल जो होते हैं वो कोलबर्ग थ्योरी थी, ठीक है। इंडिविजुअल इज इन अ कंटिन्यूस मैनर फ्रॉम बर्थ टू चाइल्डहुड, नहीं, ये कंटिन्यूस बताई थी वाइगोत्स्की ने। इसने तो क्या बोला था पियाजे ने कि डेवलपमेंट ग्रोथ जो होती है हमारी डिसकंटिन्यूस होती है, डेवलपमेंट ग्रोथ डिसकंटिन्यूस होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सही हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। याद रखना 3 प्रोग्रेसिव लेवल कोलबर्ग ने बताई थी, 8 स्टेजेस एरिक्सन ने बताई थी, ये हमारे स्टेट एड में आती नहीं है तो इसलिए हमने इसको नहीं पढ़ा। और ये वाली बात वाइगोत्स्की ने बताई थी कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस होती है, वाइगोत्स्की ने, और डिसकंटिन्यूस होती है किसने बताई थी, जीन पियाजे ने। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। रमा वॉज मीन टू हर ब्रदर टाहिर, रमा का भाई था टाहिर, उसके साथ मीन रहता था, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करता था, उसको हर बात पे डांटना, डिस्टर्ब करना, इंटरप्ट करना, उसको पूरी बातें ना सुनना, ऐसे करता था, इस तरीके से करता था। नेक्स्ट डे ताहिर गॉट सिक, और अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। तो रमा कंक्लूडेड दैट, रमा ने क्या कंक्लूड किया कि सी मेड हर ब्रदर सिक, उसकी वजह से उसका भाई जो है वो बीमार हो गया। अब हमें बताना है कि इस कौन सी स्टेज पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे रमा है कि उसकी वजह से भाई बीमार हो गया, मतलब 2 अलग अलग चीज़ों को एक दूसरे से मिला के देना। 2 अलग अलग चीज़ों को, मैंने इसके एग्जांपल दिया था, पापा आए बिजली आई, पापा आए बिजली लाए, बोलते हैं ना कई बार, अरे पापा का तब बिजली आ गई, ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या है 2 अलग अलग चीज़ों को करना। तो मैंने किसमें बताया था पापा वाला, प्री ऑपरेशनल में, कि 2 अलग अलग ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, कि 2 अलग अलग चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना। तो सेंसरी मोटर है, नहीं, सेंसरी मोटर के अंदर ऑब्जेक्ट परमियंस होता है, बच्चा जो होता है बच्चे को क्या होता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ऐसा समथिंग होता है। कंक्रीट ऑपरेशन, इसके एग्जाम्पल दिया था, पापा आए बिजली आई, पापा आए बिजली लाए, बोलते हैं ना कई बार, अरे पापा का तब बिजली आ गई, ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या है 2 अलग अलग चीज़ों को करना। तो मैंने किसमें बताया था पापा वाला, प्री ऑपरेशनल में, कि 2 अलग अलग ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, कि 2 अलग अलग चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना। तो सेंसरी मोटर है, नहीं, सेंसरी मोटर के अंदर ऑब्जेक्ट परमियंस होता है, बच्चा जो होता है बच्चे को क्या होता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ऐसा समथिंग होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल नहीं, बच्चे किस टाइम के दौरान रिवर्सिबिलिटी डेवलप होती है, इतना तो थोड़ा सोचने लग जाता है।
फॉर्मल इसमें तो बच्चा लॉजिकल हो जाता है, हाइपोथेटिकल रीडिंग हो जाती है उसकी डेवलप। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर हमारी क्या होती है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। बच्चा जो होता है ऐसी चीज़ों को कोई दो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती, उन्हें एक दूसरे से जोड़ देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ब्लैंक इज द अवेयर प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन बिक अवेयर ऑफ देयर जेंडर रोल्स। कौन सा प्रोसेस होता है जिससे कि बच्चा हमारे मतलब कि अपने जेंडर रोल्स की, समाज के प्रति उसको क्या करना है, लड़का होने के नाते, लड़के होने के नाते उनसे क्या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, तो उसको हम कौन सा प्रोसेस होता है वो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जेंडर टाइपिंग। जेंडर टाइपिंग का मतलब क्या होता है कि जब लड़कों और लड़कियों का व्यवहार कैसा होगा, कैसे लड़के बिहेव करेंगे, लड़कियां कैसे बिहेव करेगी, ये डिपेंड करेगा हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कि हमारे कैसा इन्वायरमेंट आसपास। बात सही है। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी तो जेंडर रोल्स का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सभी को समान रूप से देखना है। जेंडर रिलेटेडनेस, ये क्या होती है, तो कुछ होती नहीं है कि जेंडर रिलेटेडनेस कुछ वो थोड़ी कर रहे हैं हम, कुछ साइकोलॉजिकल टर्म ही नहीं है ये तो, कोई मैंने तो कुछ और बताया था कि जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी, टाइपिंग और जेंडर रोल्स ये थे, तो जेंडर रिलेटेडनेस कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है साइकोलॉजिकली। जेंडर होमोजेनिटी, जेंडर होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि समान रूप से देखना, हाँ लड़का हो या लड़की दोनों को एक तरीके से देखना, हाँ सर के लिए सब कुछ सेम होता है। तो इसमें तो जेंडर रोल होगा नहीं, तो जेंडर रोल किसमें होता है, जेंडर टाइपिंग में। जेंडर टाइपिंग का मतलब क्या बताया था हमने कि ये हम सोसाइटी के अनुसार हमें कर देना, जैसे कि पापा ऑफिस जाएंगे, मम्मी खाने बनाएगी, तो अब बच्चों के अंदर ये हो जाएगा कि पापा का काम है बाहर का काम करना और मम्मी का घर का काम, तो बच्चे भी उसी अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। हाँ, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेवी-गोत्स की थ्योरी। Which of the following scenario is appropriate for application of लेवी-गोत्स की concept of scaffolding। लेवी-गोत्स ने scaffolding का concept दिया था जिसके अंदर 3 थे, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एंड द MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि होता है टीचर। ठीक है, तो इसमें क्या है ऑप्शंस देखते हैं अब हम। इसकी स्कैफोल्डिंग के बारे में बता रहे हैं कि टीचर बच्चों को हाफ सोल्व प्रॉब्लम्स दे दें, जो कि उसे जो प्रॉब्लम बच्चे डिफ़िकल्ट करना चाहता है, जिनके लिए बच्चों के लिए प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट होता है, तो टीचर उसको थोड़ी सी हाफ कर सोल्व करके दे देगी, यहाँ से कर दिया मैंने अब आगे कर लो, तो टीचर ऐसा कर सकता है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर देना, स्ट्रिक्टली कभी प्रोहिबिट नहीं कर सकते टीचर, तो काम ही क्या है कि बच्चों को हेल्प करना, तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट नहीं करना, गलत ऑप्शन। पूरा मत पढ़ो, डायरेक्ट हो देखो, स्टूडेंट्स को कॉपी करने के लिए बोल देना, कॉपी करना तो गलत है भाई, कॉपी तो एक नेगेटिव टैग बढ़ गया, बच्चे को कॉपी करने के लिए तो कभी बोलना ही नहीं है। मैंडेटरी बना देना कि वो अपने आप से प्रॉब्लम सॉल्व करे। भाई जब बच्चे के हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो हम एक बच्चे को कैसे कह सकते हैं कि भाई तुम्हें ये करना ही करना है जबकि उसको आता नहीं है, तो ये बात भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डेट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जैसा हमने बताया था कि बच्चों को प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे फोकस करवाना चाहिए, तो विच ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशनल फिलोसफी, जो कि किस पे एम्फसाइज का मतलब होता है फोकस। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फोकस क्या होना चाहिए, पहला स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, सही है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है कि बच्चों के बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और एक्टिव होना चाहिए बच्चा, ऐसा हो कि लर्निंग बाय डूइंग हो, ऐसा नहीं बच्चा पैसिव तरीके से बैठा हो, बात सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं एक बार, रोट मेमोराइजेशन, भाई नहीं, रट्टा लर्निंग नहीं करनी, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, टीचर सेंटर नहीं स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, स्टैंडर्डाइज नहीं कराना, फिक्स नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्ट करिकुलम नहीं होना चाहिए, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे को एंजॉय आए, मजे आए करने में, तो ये भी गलत। कंपटीशन क्यों बढ़ावा देना हमें, कंपटीशन से तो कॉन्फ्लिक्ट होंगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारे पास कि असर्शन रीजन का है, असर्शन है चिल्ड्रन प्रोग्रेस फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग consequences of act to determine whether they are good or bad to understanding a rule and are flexible and can be changed। कि बच्चों की कोई भी एक कंसिक्वेंस है, कोई भी एक चीज़ को समझने की, किसी एक चीज़ को, घटना को समझने की, वो डिपेंड किस पे करता है कि वो सही है या गलत है, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। और रूल्स और लॉज जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे कि बच्चा है, ठीक है, बच्चा क्या रिजल्ट आएगा, उस बच्चे का क्या रिजल्ट आएगा कि वह सही करेगा या गलत करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि क्या रूल है, क्या नियम है उस चीज़ के लिए, क्या लॉ है, क्या सोसाइटी ने उसको सजेस्ट किया है, और इसको हम चेंज कर सकते हैं। बात कहीं ना कहीं सही है हमारी बात, कि बच्चा का जो है समझने की ऊपर गति करता है कि नियम क्या, हमारा इस चीज़ की प्रति क्या रूल है, सोसाइटी ने क्या सोच रखा है इसके लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चा थोड़ा बिहेव करने लगता है, उस तरीके से सोचता है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, चिल्ड्रंस मोरल डेवलपमेंट अकर इन कंटिन्यूस मैनर नॉट अ डिसकंटिन्यूस वन। कि तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन है कि चिल्ड्रंस प्रोग्रेस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग consequences ऑफ एक्ट टू determine whether they good and bad to understanding that rules and laws can be flexible and can be changed। इन्होंने क्या बोला है कि बच्चे की जो मॉरल डेवलपमेंट होता है, सोचने समझने की शक्ति में, वो सही है या गलत है, उनके किसी भी चीज़ को वो बच्चा किस तरीके से देखता है कि वो उसके लिए सही है या गलत है, ठीक है। और ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, हमारे रूल्स और लॉज, और वो रूल्स और लॉज फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि छोटा बच्चे, उसे क्या लगता है कि मैं चोरी नहीं करूँगा, चोरी करूँगा तो डांट टिकेगी, फिर बड़ा होकर सोचता है अगर मैं चोरी करूँगा तो सोसाइटी गलत समझेगी, और फिर अगर उसके अंदर 13 साल तक जब तक पहुँचता है तो समझता है कि हाँ सोसाइटी में लाज है, लाज के अकॉर्डिंग अगर मैं चोरी करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो अलग अलग स्टेज पे 3 स्टेज बताए थे कोलबर्ग ने, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में बच्चा पनिशमेंट की वजह से बचता है, कन्वेंशनल में देखा जाए सोसाइटी, आसपास की सोसाइटी मुझे इस चीज़ के रिलेटेड क्या समझेगी, और पोस्ट कन्वेंशनल में जो होता है फिर बच्चा कह सकते हैं कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है, मैं सही कर रहा हूँ या गलत हूँ, मेरे लिए मैं अपनी तरफ से क्या सोच रहा हूँ उसके बारे में, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। तो अब इसमें क्या है, बात सही है, ठीक है, असर्शन ट्रू है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, चिल्ड्रन की मॉरल डेवलप कंटिन्यूस मैनर में होती है, ना कि डिसकंटिन्यूस। पहली बात, कंटिन्यूस सिर्फ वाइगोत्स्की ने बोला था, डेवलपमेंट कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस के बारे में तो इसने बात करी ही नहीं थी, तो हमारा रीज़न गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेव वाइगोत्स्की ने क्या बोला कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो कैसे गाइड करती है। तो पहला आता है लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्पीच, कि भाषा जो होती है वो प्राइवेट स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। बात एक तरीके से सही है, इसके बारे में उसने स्पीच के बारे में बात करी थी। प्रोसेस ऑफ अटेंशन एंड परसेप्शन, की डिपेंड करता है अटेंशन और परसेप्शन ने, लेकिन कैसे, मतलब कैसे, हमारा नज़रिया क्या है, गलत बात है। नज़रिए के बारे में बात लेव वाइगोत्स्की ने नहीं की थी, लेव वाइगोत्स्की ने 2 बात की थी, लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा। एसिमुलेशन एंड अकोमोडेट टू चेंज स्कीमा, ये जीन पे आज ने बात की थी कि स्कीमा के बारे में, तो ये तो लेव वाइगोत्स्की ने बोला ही नहीं था। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना, मतलब अवार्ड प्रोवाइड करना बच्चों, तो ये बात भी गलत है। ये किसने बोला था बच्चों को अवार्ड देना चाहिए, BF स्किनर ने। तो लेव वाइगोत्स्की ने तो हमारे पास सिर्फ, मैंने क्या बोला था, लेव वाइगोत्स्की ने 2 चीज़ों के बारे में की थी, एक SKSM जड़, एस मतलब स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल एंड जर्न ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और 3 स्पीच बताई थी, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच और ईगोसेंट्रिक स्पीच, सेल्फ सेंटर स्पीच भी बोल सकते हैं। तो ये तो भाई इन तीनों के बारे में तो कुछ बात ही नहीं किया था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्पीच। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होवार्ड गार्डनर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस हेल्प पीपल टू परसीव एंड एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट मूड ऑफ फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन गार्डनर थ्योरी से आया है। गार्डनर ने 8 टाइप्स बताए थे इंटेलिजेंस के,
ठीक है, तो उनमें से कौन से टाइप में ये बताया था कि हम दूसरों को समझते हैं। तो पहला इंटरपर्सनल सही है, जब हम दूसरों को समझ सकते हैं, दूसरे क्या सोच रहे उस बारे में हमारे अंदर पता हो हमें। लॉजिकल मैथमेटिकल नहीं, लॉजिकल मैथमेटिकल क्या होते हैं, वो स्मार्ट होते हैं, लॉजिक स्मार्ट होते हैं। म्यूजिकल उन्हें म्यूजिक की अच्छी समझ होती है। नेचुरलिस्ट जो कि बॉटनिस्ट वगैरह जूलॉजिस्ट वगैरह होते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा इंटरपर्सनल। वैसे तो आज तक गार्डनर थ्योरी आई नहीं थी, ये क्वेश्चन कहीं से आ गया इसमें, तो कोई नहीं, एक बार देख लेना, मैंने नोट्स डाल रखे गार्डनर थ्योरी के भी। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ए चाइल्ड्स फर्स्ट एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ गर्ल एंड बॉय कम्स फ्रॉम, कि एक बच्चे का अनुभव कि भाई लड़का और लड़की का मतलब क्या है, उससे हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये सब कुछ कौन बताता हमें कि भाई इसमें क्या है, लड़की को ये करना चाहिए, लड़के को ये करना चाहिए, कौन बताता हमें? मीडिया। क्या मीडिया हमें बताती है इस चीज़ के बारे में कि नहीं? मीडिया का प्रभाव बाद में पड़ता है। पहले हम कैसे एक बच्चे का बात कर रहे हैं, तो बच्चा सबसे पहले किसके साथ आएगा? फर्स्ट एक्सपीरियंस उसकी फैमिली के साथ होगा, फिर उसके नेबरहुड रिलेटिव्स, फिर नेबरहुड एंड देन मीडिया के पास पहुंचेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? फैमिली के पास जाएगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस फैमिली से मिलता है कि हम किस फैमिली में डिपेंड है, किस टाइप की फैमिली की है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर नंबर क्या आ जाएगा? 4th। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? असाइन रिलेटिव रैंक पोजीशन, सो लर्नर को पोजीशन रिलेट करना, नहीं। टेस्ट एग्जाम एट द एंड ऑफ ईयर, नहीं, ये तो ड्यूरिंग होता है। क्लैरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया, असेसमेंट क्राइटेरिया को अच्छे से बच्चों को स्पष्ट कर देना, बता देना किसका क्या चाहते हैं, बात तो सही है। फोकस ऑन क्वांटिटेटिव मीन्स पे नहीं है, क्वालिटी पे भी फोकस करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारे आंसर नंबर 15 का क्वेश्चन क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 3, कि इसके अंदर हमें क्या है, बच्चों को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए असेसमेंट के बारे में। अब साथ हमारे आज के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम करवाएंगे कल। तो विद दिस स्टे कनेक्टेड। हम लास्ट 5 ईयर्स की प्रीवियस क्वेश्चंस आपके साथ आपको सॉल्व कराएंगे डेली सीडीपी के। अगर आपको सब्जेक्ट पेडागोजी एज वेल एज सब्जेक्ट कंटेंट और इंग्लिश पैसेज और हिंदी पैसेज इनके भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना यस। विद दिस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।